वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज हम लोग करने वाले हैं विभिन्न टॉपिक पे चर्चा। आप देख रहे हैं पीवाई क्यूज टू एमसीक्यूज। इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आधार पे हम लोग जो करंट टॉपिक है उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रीलिम्स क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या आपको आंसर हो सकता है। इसके अलावा आपको ये जो पीडीएफ है जिस पीडीएफ के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे 9304967054 पे ग्रुप में जुड़ने से मिल सकता है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको क्लास से यानी कि वीडियो लेक्चर आने से पहले आपको मिल जाता है। तो चलिए, द हिंदू के पेज नंबर 1 पे जो पहला टॉपिक है वो मोदी लाइकली टू विजिट यूएस टू डीपेन स्ट्रेटेजिक रिलेशन। ट्रंप ने ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में फोन कॉल हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन आया है यूएस प्रेसिडेंट का। तो प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में अमेरिका जाने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों मजबूत होने की संभावना है। डीपनिंग स्ट्रेटेजिक टाई से सबसे पहले जो है रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। जो क्वाड लीडरशिप समिट है, पहली बार, ये ध्यान देना है आपको, भारत पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा। अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इसके संबंध में भी वार्ता हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत अधिक रक्षा उपकरण अमेरिका से खरीदे। और H1B वीजा और अप्रवासन नीति भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, जिसपे दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। तो हम एक 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो रिलेटेड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में है, ये आप देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। अगर आपको पता भी नहीं भी है तो भी बी पॉजिटिव के हिसाब से आप इसको नॉर्मल लेकर के चलिए। सेकेंड है, किसी देश को चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद के सदस्य नहीं होंगे तो आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कहना है इस स्टेटमेंट का। तो ये बिल्कुल ही गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। सो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो है, ये वैश्विक अनाज व्यापार में व्यापार पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। और अंतर सरकारी संगठन के बारे में हमने आपको बताया है कि सरकार के बीच जो संगठन होता है, यानी कि बहुत सारे सरकार मिलकर के संगठन का जो निर्माण करते हैं, उसको अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। सेकेंड गलत इसीलिए है क्योंकि आईजीसी का सदस्य होना किसी भी देश के लिए अनिवार्य नहीं है, उसके बावजूद भी वो आयात निर्यात कर सकता है। कई गैर सदस्य देश जो हैं वैश्विक अनाज व्यापार में भाग लेते हैं, जो गैर सदस्य देश हैं। सो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल की बात करें तो भारत इसका सदस्य है। 1949 में स्थापित हुआ था और लंदन में इसका मुख्यालय है। गेहूं, चावल, जौ, मक्का और दालों पर ये कार्य करता है। अनाज व्यापार संधि 1995 के तहत ये कार्य करता है। इसका मेंबरशिप की बात करें तो स्वैच्छिक सदस्यता होती है और व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। रूस जैसे जो देश हैं, प्रमुख अनाज निर्यातक देश हैं, वो भी इसके सदस्य नहीं हैं, फिर भी वह व्यापार कर सकते हैं। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी अगर आप सदस्य नहीं है फिर भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी देश। अगला हमने आपको क्वेश्चन दिया है इस रिगार्ड में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्ड में हमने आपको क्वाड से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक गठबंधन है, ये तो आपको पता ही होगा और ये बेसिक चीज है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य बाहरी हमलों की स्थिति में अपने सदस्य देशों की सैन्य सहायता करना। तो बाहरी हमले और सैन्य सदस्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। तो जो क्वाड है ये 4 सदस्य देश हैं, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है। इसे 2007 में प्रारंभ किया गया और 2017 में पुनर्जीवित किया गया ताकि स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। सेकेंड जो है, क्वाड एक अनौपचारिक सैन्य संगठन नहीं है जैसे कि नेटो। इसमें सामूहिक
सैन्य रक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय यह समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और स्वास्थ्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। यद्यपि क्वाड सदस्य मालाबार अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका सहयोग पूरी तरीके से सैन्य नहीं है, असैन्य सहयोग है। ये वे केवल ट्रेनिंग में भाग लेते हैं। युद्ध से इसका कोई मतलब युद्ध का कोई गठबंधन नहीं है ये। क्वाड समिट जो है क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए क्वाड नेताओं की वार्षिक बैठक है। क्वाड वैक्सीन साझेदारी इसके तहत। इसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसके तहत, जो आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे को मजबूत करता है। और मालाबार नौसैन्य अभ्यास क्वाड सदस्य देश द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास के रूप में किया जाता है। क्वाड का आप थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ये जो है एक रणनीतिक गठबंधन है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। क्वाड का उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक की सुरक्षा व स्थिरता, नेविगेशन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखना। अगला है चीन के प्रभाव का सामना करना, क्योंकि दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को ये कंट्रोल करता है। समुद्री सुरक्षा की बात है इसके तहत, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का विकास, और कोविड-19 और स्वास्थ्य सहयोग, यानी कि संयुक्त रूप से टीके का उत्पादन और वितरण। मुख्य पहले इसका देख लीजिए। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप है, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। चुनौतियां क्या है? सदस्य देश के भिन्न हित अलग अलग होते हैं। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। उसी तरीके से चाइना इसका विरोध करता है, चीन इसे एशियाई नाटो मानकर विरोध करता है। लैक ऑफ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस, यानी कि ये औपचारिक सैन्य गठबंधन की कमी है। नाटो के विपरीत क्वाड में कोई औपचारिक सैन्य संधि नहीं है। ये पेज नंबर 3 पे आ जाइए। सिद्धारमैया एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर फॉलिंग कन्विक्शन रेट इन एट्रोसिटी। तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 का, उसमें जो कन्विक्शन होता है उसका रेट काफी कम है। तो इसको लेकर के जो बेंगलुरु के अंतर्गत प्रोग्राम हुआ था, सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसा कन्विक्शन रेट को हमें ठीक करने की जरूरत होगी। तो कर्नाटक सीएम जो है एक्सप्रेस कंसर्न डिक्लाइनिंग कन्विक्शन रेट ऑन एट्रोसिटी SC/ST एक्ट, जो 10% से 7% पे गिर गया है। तो जो इनका कहना है कि कन्विक्शन रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा और टाइमली जस्टिस सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसी के समक्ष एक और क्वेश्चन है, एक और टॉपिक आया है सेम पेज नंबर 3 पे, जो केस हुआ है को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस SC/ST एक्ट के तहत केस हुआ है, वो भी बेंगलुरु कर्नाटक में केस हुआ है। तो हो सकता है कि इस मामलों को लेकर के भी जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उन्होंने ऐसी बात कही हो। इसके अंतर्गत कन्विक्शन रेट जो है काफी दोषसिद्धि घटकर 7% हो गई है। इसके तहत जो है प्रोसिक्यूटर और पुलिस के मामलों को नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। रिव्यू जो है डिप्टी कमिश्नर को हर 3 महीने में समीक्षा करने की बात की गई है। जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है, अगर डिले की जाती है तो गंभीर मामलों में जमानत रद्द करने के लिए अपील की जाएगी। और SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन में अन्याय से बचने के लिए बैठक होगी। तो SC/ST के खिलाफ अत्याचार के मामले आप देख लीजिए, थोड़ा मैंने एक नोट्स आपको दिया है। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति जो है समुदाय को अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है ज्यादातर। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 लागू किया गया, जिसे हम SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के रूप में जानते हैं। एट्रोसिटी का प्रकार क्या होता है? हो सकता है शारीरिक हिंसा हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, आर्थिक शोषण हो सकता है और जातिगत भेदभाव भी इसके अंतर्गत हो सकता है। कानूनी प्रावधान क्या है? तो SC/ST एक्ट जो है 1989, उसके तहत जो है SC/ST के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है। मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि आप मेंस का भी आंसर लिखें तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि SC/ST एक्ट जो है 1989, उसके तहत विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
इस अधिनियम के तहत आरोपियों को पूर्ण जमानत नहीं मिलती, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। इंडियन पीनल कोड के तहत देख लीजिए 302 हत्या, 376 बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी जैसे धाराएं लागू होती हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। इसके तहत जो अस्पृश्यता और भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। करंट स्टेटस अगर आप देखें तो एनसीआरबी का जो डेटा है 2022 उसके अनुसार एससी के खिलाफ 50,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। एससी के ऊपर जो केस हुआ है 50,000 मामले दर्ज हुए हैं। एसटी के ऊपर जो घटना हुई है उसके 8,000 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सबसे अधिक मामले हैं। न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण जो है सजा दर कम रही है। चुनौती अगर देखें तो मामलों की रिपोर्टिंग ही सबसे पहले तो कम होती है। बदले की भावना और सामाजिक कलंक के डर से पीड़ित जो है शिकायत दर्ज नहीं करते। न्याय में देरी होती है। धीमी जांच और न्यायिक देरी से कानून पर का प्रभाव जो है कम होता है। पुलिस की उदासीनता, कई बार पुलिस जो एफआईआर दर्ज नहीं करती या आरोप कमजोर कर देती है। इसके अलावा एससी एसटी समुदायों को आर्थिक संकट और सामाजिक दबाव के कारण केस वापस लेना कई बार पड़ जाता है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? कानून को हमें मजबूती से क्रियान्वयन करना चाहिए। सख्त निगरानी और त्वरित अदालतों का गठन करने की जरूरत है। कानूनी जागरूकता हमें बढ़ानी होगी। पुलिस सुधार करने पड़ेंगे ताकि संवेदनशील जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए पुलिस को, ताकि ये जो है एससी एसटी एक्ट में खास करके सकारात्मक कार्यवाही कर सके। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की जरूरत होगी, तब जाकर के इन मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है। एससी एसटी एक्ट के विषय में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप स्टडी पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट इसके तहत एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 मामले में त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है। तो ये आपने देखा, बिल्कुल सही है। सेकंड है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता भारत में दंडनीय है। अस्पृश्यता भारत में दंडनीय तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1955 के तहत है कि नहीं वो हम देख लेंगे। जो एससी एसटी अत्याचार अधिनियम है इसके तहत अग्रिम जमानत की अनुमति, ये गलत है। अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं दी गई है। तो 3 नंबर अगर कट जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो सेकेंड का एक बार देख लीजिए। जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 है उसके वाज इनेक्टेड टू प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी एंड पनिश करता है कि इसको डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जो कास्ट है, यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने और जाति आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए लागू किया गया है, और इस कानून के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। बाकी हमने ऊपर आपको सारी चीजें डिटेल दे दी है, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये पीडीएफ नोट्स आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। हमारा अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट जर्नी रिफ्लेक्ट्स इवोल्यूशन इन राइट्स एंड रीच, यानी कि राइट या अधिकार और उसके रीच के लिए जो है सीजीआई ने कहा है कि जो अभी 75 साल की जो जर्नी है उसके तहत अधिकार दिए गए हैं और लोगों तक इसकी पहुंच में वृद्धि हुई है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा को अधिकारों और पहुंच के विकास का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने लंबित मामले, उच्च मुकदमेबाजी लागत और न्याय के झूठे दावों को प्रमुख चुनौती भी बताया है। तो हाइलाइट्स देख लीजिए। 3 मेजर चैलेंजेस क्या है? केस ब्लॉक जो है, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, न्याय में देरी, मुकदमेबाजी की जो लागत है, लिटिगेशन कॉस्ट ज्यादा होता है, और फॉल्स यानी कि झूठी गवाही जो है प्रमुख चुनौती इसके तहत उन्होंने स्वीकार किया है। ये एक अच्छी बात होती है कि हमारे सिस्टम में जो इश्यूज है, समस्या है, उसको अगर हम स्वीकार करें तो बदलने की संभावनाएं प्रारंभ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेंट रोल कर रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और डिजिटल अधिकारों को भी मजबूत कर रहा है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी इसके तहत दिए गए हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को व्यापक बनाया और आर्थिक सुधारों में भी भूमिका निभाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर बात करें तो संवैधानिक अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, संवैधानिक अधिकारों के प्रकार की बात करें, तो फंडामेंटल राइट जो भारत का
मौलिक अधिकार पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखिएगा, और आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसको अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष यानी इक्विलिटी बिफोर लॉ एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि कानून के समक्ष समानता और जो अस्पृश्यता का उन्मूलन इसके तहत है। राइट टू फ्रीडम यानी कि 19 से 22 की बात करें तो स्पीच मूवमेंट प्रोफेशन यानी कि भाषण, आंदोलन, पेशा चुनने की स्वतंत्रता, मनमाने गिरफ्तारी से सुरक्षा आदि का प्रावधान इसके तहत किया गया है। 23 से 24 की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को इसके तहत रोका गया है। 25 से 28 तक जो धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने और संस्था स्थापित करने का अधिकार है। और जो 32 है अपने अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर पार्ट 4 की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं अधिकारों का दूसरा भाग है जो न्यायोचित नहीं है। अगर आप पहली की बात करें यानी पार्ट 3 की बात करें मूल अधिकार, तो वो न्यायोचित है, मतलब आप अदालत जा सकते हैं। लेकिन जो पार्ट 4 में दिया गया है अधिकार वो भी हमारे अधिकार ही हैं, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है, इसीलिए हम इसे डीपीएसपी राजनीति के नीति के निर्देशक तत्व के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य को सामाजिक आर्थिक कल्याण हेतु कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इक्वल पे जो है सबको इसके तहत दिया जाता है 39 डी के तहत। समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा का अधिकार 45 के तहत दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत जोड़ा गया था। उदाहरण देख लीजिए, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन की बात करें तो न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्सियरी और कोवारंटो जैसे जो रिट हैं वो जारी किया जा सकता है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार प्राप्त है। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए। डिले जो है, न्यायिक प्रणाली में देरी होती है, जागरूकता की कमी और अधिकारों का दुरुपयोग भी कई बार किया जाता है। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नहीं आते बबुआ, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो पहला गलत हो गया, पहला हम गलत कर दिए, तो 3 तो बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर चेक करते हैं। डीपीएसपी जो है न्याय संगत होते हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं, ये भी नहीं होता, बल्कि पार्ट 3 जो है ये पार्ट 4 को इधर कर दिया गया है और ये डीपीएसपी को यहाँ लिख दिया गया, उल्टा कर दिया गया। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, हेंस थर्ड इज राइट। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो 3 नंबर बिल्कुल सही है। फर्स्ट गलत क्यों है? मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक है, न कि भाग 4 के अंतर्गत। सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायोचित नहीं है, इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जाता, सरकार के नीति के निर्देशक के रूप में ये काम आता है। थर्ड सही इसीलिए क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़ा गया है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 46वें सीमांत संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। बाकी हमने डिटेल आपको ऊपर बता दिया है और इसके अलावा आप नोट्स से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे है जो पुणे जीबीएस आउटब्रेक जो है ए वेकअप कॉल फॉर अर्बन हाइजीन। तो शहरी क्षेत्र में जो साफ सफाई है उसकी कंडीशंस क्या है और जिस कारण से जीबीएस आउटब्रेक हो रहा है उसके विषय में एक आर्टिकल है। तो पुणे में जीबीएस का प्रकोप शहरी स्वच्छता के लिए चेतावनी है। पुणे में हाल ही में गिलियन बैरे सिंड्रोम का प्रकोप कैंपिलोबैक्टर जेबुंजुनी और बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है, जो दूषित भोजन और पानी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो कॉज ऑफ ट्रांसमिशन देख लीजिए, कारण और संरचन। कैपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया दूषित पानी और भोजन में पाया जाता है। लक्षण क्या है इसके? गैस्ट्रोएंटोराइड, मतली, उल्टी, डायरिया वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं।
और रोगजनक की उपस्थिति स्वच्छता में कमी को दर्शाता है। अगर हम जीबीएस की बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल थ्रेट यानी न्यूरोलॉजिकल खतरा उत्पन्न करता है। यह एक ऑटो इम्यून विकार है। तो आपको अगर जीबीएस के बारे में पूछे, जीबीएस के बारे में अगर पूछे तो ये ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय नसों को प्रभावित कर पक्षाघात यानी पैरालिसिस का कारण बनता है। वैश्विक स्तर पे 1-2 प्रति 1 लाख की दर जो है वयस्क पुरुषों में ये पाया जाता है। भारत में बड़े स्तर पर डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप हो सकता है। उपचार और प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रभावी उपचार प्लाज्मा एक्सचेंज और फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी के तहत किया जाता है। बेहतर परिणामों के लिए 2 सप्ताह के भीतर शीघ्र पहचान आवश्यक है। त्वरित प्रक्रिया जो दल है तैनात केंद्रीय टीम बलों के मामलों की निगरानी कर रही है और समय पर इलाज मिलने पर अधिकांश रोगी ठीक हो सकते हैं। महत्व और चिंता की देख लीजिए तो शहरी स्वच्छता की विफलता जो है इस संकट को बढ़ा सकती है। भोजन और पानी की सुरक्षा के लिए सख्त स्वच्छता उपायों की आवश्यकता है और भविष्य में प्रकोपों से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है। सिफारिश की बात करें तो इम्प्रूव वाटर सेफ्टी यानी जल सुरक्षा को सुधार करना चाहिए। सशक्त जन जागरूकता बढ़ाना चाहिए ताकि वो खाद्य प्रथाओं को बेहतर रूप से कर सकें। बेहतर निगरानी ताकि चिकित्सीय हस्तक्षेप किया जा सके। शासन में की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्थानीय और राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और सही उपायों से भविष्य में प्रकोपों को रोका जा सकता है। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि गिलियन बैरे सिंड्रोम से संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो गिलियन बैरे सिंड्रोम जो एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो कैपिलोबैक्टर जेजीबुनी के कारण होता है। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जीबीएस एक ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए ये दोनों अपने आप में एक ही चीज को दो कारण के साथ परिभाषित किया गया है। इसका ये सेकंड स्टेटमेंट सही और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट अगर हम काट दें तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। तो जीबीएस के लिए प्लाज्मा एक्सचेंज और फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी उपचार के रूप में काम आता है। तो ये सही है। पहला गलत क्यों है ये समझ लीजिए। गिलियन बैरे सिंड्रोम जो है एक बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है बल्कि ये ऑटो इम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। जो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी है एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो जीबीएस को उत्तेजित कर सकता है लेकिन इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है। तो सेकंड जो सही इसीलिए था कि जीबीएस एक ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और गंभीर मामलों में मांसपेशियों की कमजोरी, पक्षघात और श्वसन समस्याएं बन सकती हैं। जीबीएस के लिए जो उपचार है प्लाज्मा एक्सचेंज, हमने बात की थी इससे रिलेटेड। ये सारा डेटा आप स्टडी करिए और आज का इतना ही टॉपिक है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।